नमस्कार दोस्तों। ये रैम और रोम जैसे शब्द हैं जो आपने सुन रखा है। एग्जाम में जाते हो या परीक्षा किसी भी परीक्षा में जाते हैं, रैम और रोम से संबंधित प्रश्न हैं जो हमें परेशान करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। या फिर आपके निजी जिंदगी में भी आपको ये जिज्ञासा होती है कि सर हमारे कंप्यूटर में ये रैम क्या होता है, ये रोम क्या होता है। चलिए, तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब है जो आज के सेशन में हम ढूंढेंगे और हमें यहाँ पे मिलने वाला है रैम और रोम के बारे में पूर्ण इंफॉर्मेशन। दोस्तों, आज का सेशन में होने वाला क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा रैम का एक्चुअल काम क्या है, रोम का क्या काम होता है, रैम के कितने प्रकार होते हैं और वो क्यों प्रकार हैं, या फिर रोम के जितने प्रकार हैं वो क्यों प्रकार हैं। तो ये आपके इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से रिलेटेड अच्छे खासे प्रश्न हैं वो देखे जाते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं अबाउट रैम एंड रोम। दोस्तों, कल ही मैंने आपको बताया था, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। कल ही मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, और इसी में मैंने बताया था कि प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी जो सीपीयू के से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है उसे हम लोग प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, और इसी प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण होता है हमारा रैम और रोम और एक कैचेज मेमोरी। तो दोस्तों, यही रैम और रोम जो है क्या है, तो ये हमारा एक प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है। क्यों है? क्योंकि ये सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये दो चीज क्लियर है जो मैंने कल ही के सेशन में डिस्कस किया था। अब मैं आपको बता दूं कि अब बेसिकली रैम और रोम का काम क्या होता है। एक आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं जो आप आसानी से समझ सकते हो, अगर आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है तो भी आप इस शब्दों से आसानी से समझ सकते हो। दोस्तों, कंप्यूटर चलाने के लिए, कंप्यूटर जब हम स्टार्ट करते हैं, जब सिस्टम हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने के लिए भी कुछ प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ती है, और वो जो प्रोग्राम होता है वो स्टोर रहता है किसमें, तो रोम में। कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए जो भी प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ती है वो प्रोग्राम कहां स्टोर रहता है, तो वो स्टोर रहता है हमारा रोम में। कंप्यूटर स्टार्ट हो चुका है, हम वहां पे कुछ काम कर रहे हैं, कुछ एप्लीकेशन रन कर रहे हैं। हो सकता है कि हम व्हाट्सएप रन करें, हो सकता है कि हम एमएस वर्ड रन करें, हो सकता है कि हम कोई और मीडिया प्लेयर ऑन करें। तो जब कंप्यूटर स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट होने के बाद जितने भी रनिंग एप्लीकेशन होते हैं वो कहां पे रन करता है, तो वो हमारा रैम पे रन करता है। किस पे रन करता है, तो रैम पे रन करता है। तो दोस्तों, रैम की क्षमता ये निर्धारित करती है कि एक समय में हम कितने एप्लीकेशन को चला सकते हैं। आपके मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर में जितना रैम ज्यादा होगा उतने एप्लीकेशन एक रियल टाइम पे आप चला सकते हो। यानी रैम की क्षमता यह निर्धारित करती है कि हम एक समय में कितने एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। वहीं रोम बताता है कि सर कंप्यूटर स्टार्ट करना है, उसके लिए भी कुछ हमें इंस्ट्रक्शन चाहिए, कुछ निर्देश चाहिए, तो वो स्टार्ट करने का जो निर्देश है वो स्टोर रहता है रोम में। आई होप ये चीज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आ गया होगा, और इसके बारे में विस्तार से भी हम चर्चा करने वाले हैं, और रैम और रोम के बारे में। तो एक बस लाइन कहीं लिख लेना या समझ जाना। मैं उम्मीद करता हूं कि समझ जाओ तो ज्यादा अच्छा है, लिखने की आवश्यकता ना पड़े। मैं अपने सेशन में ये पूरी कोशिश करता हूं कि आपको बाद में कोई चीजें लिखना ना पड़े, नोट ना करना पड़े। अब मैं यहीं पे सारी चीजें डिलीवर कर दूं, आसानी से समझा दूं, ताकि आपके दिमाग में, मस्तिष्क में वो छप जाए। तो दोस्तों, कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए जो निर्देश होता है वो कहां स्टोर रहता है, रोम में। स्टार्ट हो गया, स्टार्ट करने के बाद हम जो एप्लीकेशन चलाते हैं या रन करते हैं, तो वो रनिंग एप्लीकेशन कहां काम करता है, तो वो काम करता है रैम में। जितना रैम मेरा ज्यादा होगा, यानी जितना रैम मेरा फास्ट ज्यादा होगा या क्षमता उसकी ज्यादा होगी, उतने एप्लीकेशन हम रियल टाइम पे चला सकते हैं। आपने ये फील भी किया होगा कि पहले 1 GB का रैम का मोबाइल आता था तो 2 या 3 एप्लीकेशन रन होते थे। आजकल 10-20 एप्लीकेशन है वो एक साथ आप रन कर सकते हैं। तो यही है रैम और रोम का एक बेसिक अंतर। चलिए अब इसके बारे में विस्तार से जिक्र करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम बात करते हैं रैम के बारे में। तो अब ये कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे राइट डाउन भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों, रैम को जिसको फुल फॉर्म कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, अगर आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सा ऐसा मेमोरी है जो डेटा को रैंडमली एक्सेस करता है, तो आंसर होगा आपका रैम। एक हो गया यहां पे। दूसरा पॉइंट, रैम को हम लोग सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं। परीक्षाओं में यह पूछा जाता है इनमें से कौन सा है जो एक सेमीकंडक्टर मेमोरी का उदाहरण है, तो आंसर आपका होगा रैम वहां पे।
तीसरा, ये ऐसा मेमोरी है जो हमारा वॉलेटाइल इन नेचर होता है। वॉलेटाइल इन नेचर कहने का मतलब है इसमें जो डेटा संचय होता है वो अस्थायी रूप में होता है, यानी कि ये डेटा भूल जाता है। मैंने पहले भी बताया था, ये डेटा क्या करता है, जब तक सिस्टम ऑन रहेगा तभी डेटा रिटेन करेगा, जैसे ही सिस्टम बंद होगा ये डेटा लॉस कर देता है। तो याद रखिएगा, नेचर क्या होता है, ये वॉलेटाइल होता है। ये वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल का सेशन भी मैंने ले रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके पुरानी वीडियोस देखिएगा, आपको मालूम हो जाएगा कि ये वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल क्यों कहा जाता है, क्या इसकी विशेषता होती है। पहले वाले वीडियोस आप जरूर देखें, मैं ये बार बार आपसे कहता हूं। तीसरा पॉइंट क्या है, नेचर आपका ये वॉलेटाइल नेचर है। मुख्यतः रैम को दो भाग में ही बांटा गया है, एक हम लोग कहते हैं स्टैटिक रैम और दूसरा कहते हैं डायनेमिक रैम। तो रैम के बारे में एक सारांश यही है, क्या है भाई, तो ये एक ऐसा मेमोरी है जो डेटा को रैंडमली एक्सेस करता है। ये हमारा एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है। ये डेटा को अस्थायी रूप में संचय करता है। और मुख्यतः दो प्रकार के हमारे रैम होते हैं, एक स्टैटिक और दूसरा डायनामिक। आई होप सो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसके बारे में और भी विस्तार से जिक्र करूंगा। यहाँ पे ये वो रैम है जो आपके सिस्टम में लगा होता है, आपने देखा होगा ये एक स्लॉट होता है और इसी स्लॉट में ये वाला रैम लगा होता है। बेसिकली ये हमारा डायनेमिक रैम है। ये कौन सा रैम है, तो ये हमारा डायनामिक वाला रैम है। ठीक है, तो यही वो रैम है जो आपके लैपटॉप, आपके कंप्यूटर में लगा हुआ है। आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, एक ऐसा डिवाइस जो आपने कहीं देखा जरूर होगा। ठीक है, और ये एक स्लॉट बना होता है। ये स्लॉट की क्या खासियतें हैं वो भी हम आगे जिक्र करेंगे। एक स्लॉट से भी कुछ फैक्ट पड़ता है क्या, वो भी हम जिक्र करेंगे। ठीक है, तो याद रखिए यही वो रैम है जो आपके सिस्टम में लगा है। बेसिकली ये हमारा एक डायनेमिक रैम है। चलिए बात करते हैं, ये कुछ बिंदु हैं जो आपको याद रखना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। दोस्तों, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के बीच में अंतर, ये दोनों याद रखिएगा। मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, आपके सामने स्लाइड ही रखता हूं। दोस्तों, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के बारे में यही कहा जाता है कि स्टैटिक रैम जो होता है वो ट्रांजिस्टर से बना होता है। किससे बना होता है, ट्रांजिस्टर, या इसे फ्लिप फ्लॉप भी अगर लिखा रहेगा तो गलत नहीं है। ठीक है, ये इट इज मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर। और डायनामिक रैम जो है, ट्रांजिस्टर के कुछ सेल तो होते ही हैं, साथ ही साथ इसमें अधिक मात्रा में कैपेसिटर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कैपेसिटर का इस्तेमाल किसमें होता है, तो वो हमारा डायनेमिक रैम में होता है। दोस्तों, ट्रांजिस्टर का उपयोग किसमें होता है, तो स्टैटिक रैम में। कैपेसिटर का उपयोग किसमें होता है, तो वो हमारा डायनेमिक रैम में। अगले पॉइंट की बात करते हैं। चूंकि इसमें कंटेंट स्टैटिक है, इसलिए बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इट डज नॉट रिक्वायर्ड रिफ्रेशमेंट, इससे बार बार फ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें स्टैटिक कंटेंट होते हैं। क्या होता है स्टैटिक कंटेंट, वो भी हम जिक्र करेंगे आने वाले टाइम में। तो फिलहाल आपको ये याद रखना है, इट डज नॉट रिक्वायर्ड रिफ्रेशमेंट, इसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला है वही डायनामिक की बात, क्या है, इससे इट रिक्वायर्ड रिफ्रेशमेंट रेगुलरली, इसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। इसमें क्या होता है, ये बार बार रिफ्रेश होता है इसका सेल, और इसमें रिफ्रेशमेंट की आवश्यकता नहीं होता है। कांस्टेंट इसमें सेल जो होते हैं वो कांस्टेंट इसमें होते हैं। बात करते हैं, ये हमारा फास्टर देन डायनेमिक है। इसकी जो डेटा एक्सेस, सीपीयू से डेटा एक्सेस जो गति है वो क्या है, फास्टर है कंपेयर टू डायनेमिक। इट्स अ फास्टर देन डायनेमिक रैम। और ये क्या है, इट्स स्लोअर देन स्टैटिक रैम, वो इससे कहीं ना कहीं स्लो होता है। अगला, रेट ऑफ पावर कंजम्पशन इज हाई व्हेन परफॉर्म रीड राइट ऑपरेशन। ठीक है, ये थोड़ा एक डिबेटेबल पॉइंट है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, जो बच्चे थोड़ा बहुत पढ़े भी होंगे इसके बारे में, कि सर कहीं पे लिखा होता है कि स्टैटिक रैम ज्यादा पावर कंज्यूम करता है, कहीं लिखा होता है कि डायनामिक रैम पावर कंज्यूम ज्यादा करता है। तो याद रखना, मैं आपको ये चीज समझा दूं कि जब स्टैटिक रैम कांस्टेंट है, यानी कि वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, जब वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, अब यहां मैंने क्या लिखा, व्हेन परफॉर्म रीड राइट ऑपरेशन, यानी कि जब स्टैटिक रैम रीड राइट का काम करेगा उस समय ये पावर ज्यादा कंज्यूम करता है। ठीक है, लेकिन जब ऐसे आइडल बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, स्थिर से बैठा हुआ है, उस समय ये पावर क्या करता है, तो कम कंज्यूम करता है। इसीलिए कहीं कहीं आपने लिखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि सर स्टैटिक रैम में तो ये भी तो लिखा रहता है कि ये हमारा लेस पावर कंज्यूम करता है। लेकिन आपके एग्जाम, मैं चाहूंगा ये प्रश्न नहीं आए एग्जाम में तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि डिबेटेबल वाला पॉइंट है। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में अगर अभी जो पिछले एग्जाम में जितना भी है वहां पे हम लोगों ने भी जिक्र किया, तो दोस्तों वहां पे क्या ऐसा कुछ स्पष्टीकरण नहीं लिखा होता है, तो हम लोग रीड राइट वालों को ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये याद रखना है कि स्टैटिक रैम है वो ज्यादा पावर कंज्यूम करता है कंपेयर टू डायनामिक
रैम। ठीक है, मैं पुनः बताता हूं, ये पावर कंजम्पशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। स्टैटिक रैम ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, किससे? तो डायनेमिक रैम से। लेकिन कब? जब वो परफॉर्म करेगा रीड और राइट डेटा। जब वो परफॉर्म करेगा रीड राइट डेटा, रीड करने का मतलब डेटा लेना, ठीक है, राइट करने का मतलब डेटा रखना। तो ये काम जब होता है उस दौरान स्टैटिक रैम जो है वो ज्यादा पावर कंज्यूम करता है। तो यही वाला पॉइंट एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा यही पूछा भी जाता है। ठीक है, लेकिन आपके ज्ञान का के लिए, आपके बुद्धि के लिए मैं आपको बता दूं कि जब स्टैटिक रैम आइडल होता है, जब वो काम नहीं करता है, उस समय वो क्या करता है? तो कम पावर कंज्यूम करता है कंपेयर टू डायनामिक रैम। थोड़े से आपके ज्ञान के लिए मैंने ये बातें बता दी। एग्जाम के लिए भी मैंने आपको बता दिया कि इसमें से किसका पावर ज्यादा है कंज्यूम करता है, तो वो हमारा स्टैटिक ही है जो ज्यादा कंज्यूम करता है। डायनेमिक है वो कम कंज्यूम करता है व्हेन परफॉर्मिंग रीड एंड राइट डेटा। चलिए, आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा, इसकी जो डेंसिटी होती है वो लो होता है, जाहिर सी बात है, डेंसिटी मतलब घनत्व, तो घनत्व इसका कम ही होगा क्योंकि छोटा होता है ये। और इसकी डेंसिटी क्या होती है? तो हाई होती है, यानी ये ज्यादा बड़ा होता है। सिंपल सा बात है। इसके उदाहरण कैचेज मेमोरी इसका उदाहरण है। क्या है दोस्तों? तो कैचेज मेमोरी उदाहरण है जिसके बारे में हम कल भी जिक्र किए थे, क्योंकि कैचेज मेमोरी को फास्टेस्ट मेमोरी कहते हैं, ये भी हम कल बताए थे। तो मित्रों मैं आपको बता दूं, तो ये एक मुख्यतः डिफरेंस है स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के बारे में। ये दोनों हमारे सिस्टम में लगा हुआ है। इसका एग्जाम्पल हम लोग जनरली, जो हम लोग अभी रैम हम दिखा रहे थे वो आपका डायनेमिक रैम था। ठीक है, तो ये दोनों रैम है जो हमारे कंप्यूटर में लगा होता है। स्टैटिक रैम है वो एज अ कैचेज मेमोरी लगा होता है, और ये जो है वो एज अ सिंक्रोनस रैम, यानी और कितने इसके एग्जांपल है वो मैं आगे बताने वाला हूं। तो यहां आपको यही समझना है कि सर स्टैटिक रैम क्या होता है और डायनेमिक रैम क्या होता है, दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है। ठीक है, तो बेसिक अंतर यही है दोस्तों। इसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ेगी, इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग होगा, इसमें ट्रांजिस्टर के कुछ सेल तो होंगे ही, साथ ही साथ कैपेसिटर का भी उपयोग होगा। इसको क्या, सॉरी, ये क्या होगा? फास्टर होगा, और ये क्या होगा? स्लो होगा। ये क्या होगा? महंगा होगा, और ये क्या होगा? थोड़ा सस्ता होगा। ये क्या होगा? पावर जो है वो ज्यादा कंज्यूम करेगा, और ये क्या है? पावर थोड़ा कम कंज्यूम करेगा। ये क्या है? इसकी डेंसिटी यानी इसका घनत्व यानी क्षेत्र जो है वो मदरबोर्ड में कम यूज करेगा, और ये क्या करेगा? इसकी डेंसिटी कुछ ज्यादा होगी। कैचेज मेमोरी जो है वो हमारा स्टैटिक रैम का ही उदाहरण है। ठीक है, अगर ये पॉइंट समझ में आ गया है तो आप एग्जाम के में इससे रिलेटेड कुछ भी सवाल आएगा आप आसानी से उसे हल कर सकते हो। और ऐसे सवाल आते हैं, मैं आगे चल के जब मैं प्रश्न उत्तर जब करवाऊंगा तो ऐसे सवाल मैं आपके सामने लेके आऊंगा जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप ऐसे सवालों को गलत करोगे, क्योंकि ये ऐसा एक सब्जेक्ट है, जब एग्जामिनेशन के लिए आप जाते हो तो आपको लगता है कि आपको सब आता है, लेकिन जब एग्जाम में से नंबर आता है तो आपको लगता है कि हमको कुछ नहीं आता है। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ पे करना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं भी कॉन्सेप्चुअल वीडियो ही आपके सामने लेके आ रहा हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों का अंतर है वो आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम क्या होता है। ठीक है, चलिए, अगर आपके पास इसके संबंधित कोई भी सवाल होंगे, कोई भी प्रश्न होंगे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं उस सवालों का जवाब देने के यहाँ पे पूरा जिम्मेदार हूं। मैं आपको इस सारे सवालों का जवाब दूंगा जो आपको इससे संबंधित होंगे। अब बात करते हैं, सर एग्जाम्पल ऑफ डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम के एग्जाम्पल क्या है, थोड़ा सा इसको भी समझिए। ये फुल फॉर्म से रिलेटेड है, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो बेसिकली सिंक्रोनस डायनेमिक रैम हम लोग कहते हैं। ठीक है, सिंक्रोनस का ही टाइप होता है DDR1। इसके फुल फॉर्म लिख लेना, एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। DDR का मतलब होता है डबल डेटा रेट। DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। डबल डेटा रेट 1, डबल डेटा रेट 2, डबल डेटा रेट 3, डबल डेटा रेट 4, डबल डेटा रेट। ठीक है, ये बेसिकली सिंक्रोनस का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट रैम्बस डायनेमिक रैम भी एक प्रकार होता है। एफई रैम, फेरो इलेक्ट्रिक रैम भी होता है। ठीक है, ये कुछ रैम के प्रकार है। अब आपके दिमाग में, जहन में ये सवाल आएगा, सर ये प्रकार का मतलब क्या है, हमें नहीं समझ में आ रहा है। दोस्तों आप इसको ऐसे समझ लो, आपने कभी सुना होगा कि इसमें जो रैम है वो 256 GB का है। ठीक है, इसमें 512 MB का है। अब 1 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB का रैम आने लगा। यानी कि रैम की जो स्टोरेज क्षमता है वो दिन ब दिन बढ़ती गई।
अगर रैम की स्टोरेज क्षमता दिन ब दिन बढ़ती गई तो उसकी क्या है, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस उसका बढ़ता गया, ठीक है, यानी उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती गई। तो जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती गई उसका यही नामांकन यानी कि वर्जन चेंज होता रहा। यानी DDR2 जो है वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी देगा कंपेयर टू DD1, और DDR3 वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी देगा कंपेयर टू DDR2, और DDR4 है वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी देगा कंपेयर टू DDR3। तो ये है हमारे रैम के प्रकार। कहां होता है, कैसे होता है, वो भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको यहां से जानना क्या है, ये सारे रैम के टाइप है और इसके फुल फॉर्म है, वो आपको जानना है। यहां से एग्जाम में वही पॉइंट बनता है। अगला पॉइंट मैंने यहां भी लिखा है, SIMM एंड DIMM इज ऑल्सो टाइप ऑफ डायनेमिक रैम। तो सवाल, ठीक है सर ये तो टाइप है, ये क्या भला है, SIM DIMM क्या लिखे हो आप, इसके बारे में बताओ। दोस्तों SIMM और DIMM क्या होता है, इसका फुल फॉर्म कहीं लिख लेना, मैं यहां पे बता देता हूं। सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, ठीक है, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। उसी तरह डी का मतलब हो जाएगा डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, ठीक है, ये फुल फॉर्म लिख लेना। एग्जाम में एक बार सवाल आया था, SIMM और DIMM किससे संबंधित है, ये रैम से संबंधित है, रोम से संबंधित है, हार्ड डिस्क से संबंधित। आंख बंद करके टिक कर देना, ये रैम से संबंधित है, ठीक है। कैसे सवाल भी बन सकते हैं वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे जिक्र करता जा रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, यानी एग्जाम्पल ऑफ डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम की विशेषता क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया, यही है वो डायनेमिक रैम। आप देखना कभी खोल के अपने कंप्यूटर में, यही है डायनेमिक, देखो लिखा है ना DDR, ठीक है, डबल डेटा रेट, DIMM डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, क्षमता कितना है तो 1 GB का है, ठीक है। अब एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ये DIMM SIMM क्या है, एक्चुअली क्या होता है, ये यहां पे देख रहे हो नंबर सब पिन्स बहुत सारे लगे हुए हैं, तो ये पिन को ही जो कैटेगराइज किया गया है वो SIMM और DIMM, यानी कि जो स्लॉट में इंसर्ट किया जाता है उसके आधार पे SIMM और DIMM, ठीक है। तो यहां पे SIMM और DIMM, ठीक है। थोड़े देखो, अगर इंटरनल जानकारी आपको नहीं रहेगा ना तो जो ट्रिकी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अब डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, थोड़ा सा घुमा फिरा के ही पूछा जाता है, इसलिए आपको ये सब बताना मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो दोस्तों SIM DIMM जो है वो बेसिकली ये पिन वाला का ही कैटेगरी है, ठीक है। और DDR1 तो मैंने बता दिया कि क्षमता वाला है, तो DDR1 DDR2 DDR3 वो क्षमता के आधार है, और ये पिन जो है वो SIM DIMM कहा गया है। अब देखो दोनों में फर्क क्या है, बेसिकली जो SIMM बना था, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल जो बना था, वो सिर्फ कंप्यूटर में ही इस्तेमाल होता था, लेकिन जब उसका एक्सटेंडेड वर्जन आया DIMM, तो वो क्या है, नोटबुक में भी, लैपटॉप में भी, हर जगह उसका इस्तेमाल होने लगा, ठीक है। SIMM बेसिकली जो पिन आता था कम से कम 70 या 74 पिन का आता था, और ये क्या है 100+ पिन का आने लगा, ठीक है। तो ये SIMM DIMM जो वो पिन वाला कैटेगरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट समझ में आ गया। और DDR1 क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया कि DDR जो है या DDR1 जो है वो DDR2 से ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा, DDR3 से ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो DDR4 है वो 8 GB का है, और DDR3 जो है वो हमारा 2 GB या 4 GB का ही है। तो इसी तरह है DDR1 और SIMM की कैटेगरी की गई है। तो एग्जाम में सवाल यही पूछता है कि इनमें से कौन सा रैम का टाइप है, किसके क्या उपयोग है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ से वो सारे सवालों का जवाब जो है मैंने आपको यहाँ पे दे दिया, और आपको मिल भी गया होगा। वो सारे सवाल जो मैंने सेशन के स्टार्ट में स्टार्ट किए थे, वो सारे सवालों का जवाब अभी तक आपको मैंने दे भी दिया होगा, ठीक है। यानी सेशन खत्म होते ही आपके दिमाग में रैम और रोम का क्या काम है ये समझ में आ गया होगा, रैम के कितने प्रकार हैं ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहां तक ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आगे की बात करते हैं। ठीक है सर, ये रैम के बारे में पूरा छप गया, क्या है रैम के बारे में, क्या रोम का भी कुछ टाइप होता है, ठीक है। तो उस पर भी अब आगे हम चर्चा करने वाले हैं अबाउट द रोम। दोस्तों रोम क्या है, तो नाम से ही मालूम है, रीड ओनली मेमोरी से कहते हैं। क्या कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। अब बात को समझिए, जैसे मैंने आपको क्या बोला कि कंप्यूटर स्टार्ट करने का जो इंस्ट्रक्शन है वो रोम में होता है, ठीक है। और कंप्यूटर जब स्टार्ट हो जाता है और जितने भी एप्लीकेशन हम रन करते हैं वो रनिंग एप्लीकेशन किस पे होता है, तो हमारे रैम में होता है,
ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ठीक है, इसीलिए बोला भी जब मोबाइल खरीदने जाते हो तो जितना रैम ज्यादा रहेगा उतना सारा ऐप एक साथ आप चला सकते हो, जितना रैम ज्यादा रहता है उतना सारा ऐप चला सकते हो, यही रहता है। चलिए अब बात करते हैं रोम के बारे में। क्या है मेरे मित्रों? तो रीड ओनली मेमोरी, मामला सेट है। रीड ओनली मेमोरी है, दैट मींस ये क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, ये नॉन वोलेटाइल इन नेचर है, यानी कि इसमें डेटा जो स्टोर रहता है वो परमानेंट स्टोर रहता है। परमानेंट कहने का मतलब है कंप्यूटर बंद हो जाए, टूट जाए, इसमें डेटा खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है, यानी कि इसमें नहीं भूलने वाला इंफॉर्मेशन होता है। जैसे कि कंप्यूटर स्टार्ट करने का जो इंस्ट्रक्शन है, अगर वो कंप्यूटर भूल जाए तब तो मामला खराब हो गया, कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। इसीलिए इसमें परमानेंट डेटा स्टोर होता है। कैसा डेटा स्टोर होता है? तो परमानेंट डेटा स्टोर होता है। ठीक है, चलिए तो यहां तक मामला सेट हुआ। अब क्या हुआ, धीरे धीरे रैम का क्या हुआ कि विस्तारीकरण हुआ, यानी कि वो धीरे धीरे बड़ा होता गया और उसके बहुत सारे टाइप बनने लगे। टाइप क्या है? ये है आपके सामने। सबसे पहला जो बना था वो मास्क्ड रोम ही बना था। ठीक है, यानी जो प्रोग्राम कंप्यूटर स्टार्ट करने का जो इंस्ट्रक्शन स्टोर किया गया था वो हमारा मास्क्ड रोम में ही किया गया था। ठीक है, पहला यही रहा मास्क्ड रोम। मास्क्ड रोम क्या होता है? एक ऐसा रोम जिसमें इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ही डाल दी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, सबका अंतर मैं आपको यहीं पे समझा दूंगा, आप अच्छे से समझ जाइएगा। वीडियो कितना लंबा हो गया ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी ये पूरा इंफॉर्मेशन अगर पूरा वीडियो आप देख लेते हो तो रैम और रोम का जितना भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा या जितना भी आपके पास इंफॉर्मेशन की कमी होगी वो सब यहाँ पे दूर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात किसका करेंगे? अब रोम के बारे में। तो पहला मैंने बोला मास्क्ड रोम। मास्क्ड रोम क्या है? एक ऐसा रोम जिसमें इंफॉर्मेशन एट ए टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ही डाल दी जाती है, यानी जब वो डिवाइस बनाया जाता है उसी समय उसमें इंफॉर्मेशन डाल दिया जाता है। ठीक है, जितना कैलकुलेटर जो मैंने बताया था ना, कैलकुलेटर भी एक कंप्यूटिंग डिवाइस है, तो उस सब में यही टाइप के रोम का इस्तेमाल किया जाता है। जितना भी एम्बेडेड कंप्यूटिंग डिवाइस है सब में इसी टाइप का रोम का इस्तेमाल किया जाता है, इवन कि कंप्यूटर में भी, लेकिन धीरे धीरे उसका प्रकार बदलता गया। ठीक है, तो समझ में आ गया, मास्क्ड रोम एक ऐसा रोम है जिसमें इंफॉर्मेशन जो है एट ए टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ही डाल दी जाती है और इससे हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, इसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रीड ओनली मेमोरी है। अगला प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये एक ऐसा रोम है जिसमें क्या होता है, इंस्ट्रक्शन जो है वो एट ए टाइम वन टाइम प्रोग्रामेबल होता है, यानी कि आपके सामने खाली प्लेट दे दिया गया, उसमें एक बार आप रख सकते हो, उसके बाद नहीं रख सकते हो। तो वन टाइम प्रोग्रामेबल कौन होता है? तो हमारा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें होता है क्या, आपको खाली गैजेट दिया जाता है, खाली डिवाइस दिया जाता है और इसमें एक बार आपको बोलता है कि भाई कोड कर लो, एक बार इंस्ट्रक्शन डाल दो। ठीक है, तो वही होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो वन टाइम प्रोग्रामेबल होता है। किसमें? वन टाइम प्रोग्रामेबल। कौन? तो पी रोम। ठीक है, तीसरा है ईपी रोम, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक ऐसा रोम जिसके प्रोग्राम को इरेज किया जा सकता है। इरेज करने का मतलब है हम उसको मिटा सकते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र करते हैं। ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसका इंफॉर्मेशन को इरेज कर सकते हैं। इरेज कैसे कर सकते हैं? तो बाय द यूजिंग ऑफ यूवी रे। इसको इरेज कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों बाय द यूजिंग ऑफ यूवी रे, अल्ट्रा वायलेट रे। ठीक है, यूवी रे। ठीक है, तो दोनों ठीक है, तो याद रखिएगा यूवी रे के द्वारा इसका इस्तेमाल, यूवी रे का इस्तेमाल करके इसे इरेज किया जाता है। यूवी रे कहने का तात्पर्य है अल्ट्रा वायलेट रे। ठीक है दोस्तों, अल्ट्रा वायलेट आपने सुना होगा सीडी रोम ही कहते हैं। तो सीडी रोम का जो नेचर है ना वो यही टाइप का है, वो यूवी रे टाइप का है। उसमें डेटा को इरेज किया जाता है, लेकिन वन टाइम, याद रखिएगा, जितना भी डेटा यूवी रे में होता है वो इरेज होगा बाय द यूजिंग ऑफ यूवी रे, लेकिन वन टाइम इरेजेबल है, यानी कि पूरा डेटा को एक बार ही इरेज कर देता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले एक को करेगा, दो को करेगा, तीन को करेगा, ऐसा नहीं है। जैसे कि सीडी वाला आप देखते होंगे, डेली लाइफ में आपको समझा ही देता हूं। सीडी अगर आपके पास है, आप कभी भी सीडी में क्या करना, 4 फोल्डर रख देना। ठीक है, कभी अगर जीवन में कोई सीडी डीवीडी यूज किए होंगे तो उसमें क्या 4 फोल्डर रख देना। और आपकी इच्छा है कि नहीं सर ऐसा करते हैं ना कि एक ही फोल्डर को डिलीट करते हैं, बाकी 3 रखेंगे, तो वो बोलेगा नहीं भाई एक साथ सारा हटाओ, एक साथ सारा हटाओ। तो वो क्या होता है कि यूवी रे का इस्तेमाल करता है, इसलिए वो एक साथ सारा हट जाता है। तो दोस्तों जो ईपी रोम होता है वो क्या होता है, इरेजेबल होता है। कैसे इरेज करता है? तो ऑल डेटा एट ए टाइम, सारा डेटा एक ही बार इरेज करता है।
किसका इस्तेमाल करता है? तो यूवी रे का इस्तेमाल करता है। इसीलिए इसका एक नाम और बनता है यूवी पीरोम, अल्ट्रा वायलेट प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी भी इसे कहा जाता है। जैसे कि सीडी वाला दिमाग में रख लेना। मैं उम्मीद करता हूं यह भी प्रकार आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रकार कौन है? तो डबल ईपीरोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, एक ऐसा रोम जिसके डेटा को इरेज तो किया जा सकता है, लेकिन किसका इस्तेमाल करके? तो बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल का इस्तेमाल करके डेटा का इस्तेमाल करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सिग्नल जब ये रहेगा, यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल जब रहेगा, तो खासियतें क्या होगी? डेटा बिट बाय बिट इरेज होगा। बिट बाय बिट इरेज कहने का मतलब यहां पे है कि अगर मेरे पास 5 फोल्डर है, तो मेरा मन है, मेरी इच्छा है, मेरी ये जिज्ञासा है कि सिर्फ एक फोल्डर को डिलीट करें, तो आप सिर्फ एक ही फोल्डर को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, बाकी 4 फोल्डर एज इट इज रहेगा। जैसे कि पेन ड्राइव। ठीक है, पेन ड्राइव जो एक फ्लैश मेमोरी का उदाहरण है, वो कहीं ना कहीं इसी कैटेगरी में आता है। पेन ड्राइव वगैरह जो है आप देखना, उसमें डेटा कैसे इरेज करते हैं। आप डिलीट करने जाते हो, एक फोल्डर डिलीट करना है, एक ही फोल्डर डिलीट करो, एक फाइल डिलीट करना है, एक ही फाइल डिलीट करोगे। तो ये है डबल ईपीरोम का उदाहरण। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे रोम के बारे में समझ में आ गया होगा। एम रोम क्या होता है, पी रोम क्या होता है, ईपी रोम क्या होता है और डबल ईपी रोम क्या होता है, किसको क्यों कहा जाता है, ये भी आपके दिमाग में छप गया होगा। एक छोटा सा यहां मैं रिवीजन बस कर दूं कि दोस्तों रोम बेसिकली क्या है? तो रीड ओनली मेमोरी है। ये नॉन वॉलेटाइल इन नेचर होता है, याद रखिएगा। ये इसके प्रकार है। मास रोम जो वन टाइम प्रोग्रामेबल, मास रोम जिसमें डेटा एट ए टाइम मैन्युफैक्चरिंग डाली जाती है। पी रोम जिसमें वन टाइम प्रोग्रामेबल होता है, ठीक है, इरेज नहीं कर सकते हैं। ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसके डेटा को इरेज कर सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ अल्ट्रा वायलेट रे। और लास्ट जो है वो डबल ईपी रोम, उसकी भी डेटा को इरेज कर सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल। आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सा रोम है जो डेटा को बिट बाय बिट इरेज करता है, तो वो आपका डबल ईपी रोम होगा। यूवी रे का इस्तेमाल किस में होता है? तो वो मेरा ईपी रोम में होगा। कौन सा रोम है जिसमें डेटा एट ए टाइम मैन्युफैक्चरिंग डाली दी जाती है? तो वो एम रोम होगा। कौन सा रोम है जो वन टाइम प्रोग्रामेबल होता है? तो इसका उत्तर होगा पी रोम। चलिए, तो दोस्तों ये एक इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत ही खास होगी, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो आज का सेशन हम यही अंत करते हैं। ये दो पहलुओं का अंतर मैंने आपको समझाया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये सेशन आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा अपना रिव्यू मुझे कमेंट बॉक्स में हर बच्चा जरूर देना, क्योंकि उसी से मुझे प्रोत्साहन मिलती है कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं या अगला सेशन मैं किस पे लेके आऊं। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। फिर मिलते हैं अगले वाले सेशन में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, कुछ बेहतरीन इंफॉर्मेशन के साथ आपके अपने प्लेटफॉर्म अड्डा 247 पे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगले टाइम। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।